डियर स्टूडेंट, आपका एपी स्टडी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पूंजी तक। मैं आपको व्यावसायिक लेन देन और पूंजी के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे आहरण के बारे में। तो आहरण क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना है। तो आहरण जो है, व्यापारी के द्वारा अपने व्यापार से कोई रकम या कोई वस्तु जब स्वयं के प्रयोग के लिए निकालता है तो उसे आहरण कहा जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आहरण व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से निकाली गई रकम या वस्तु या व्यवसाय के कोषों से किया गया कोई निजी भुगतान क्या कहलाता है, आहरण कहलाता है। कोषों से का मतलब है, मतलब व्यवसाय का जो भी धन है उससे अगर कोई अपना पर्सनल जो खर्चा है उसको अगर भुगतान करता है तो उसे क्या कहते हैं, आहरण कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए वो अपने स्वयं के कपड़ों का खर्च अगर व्यवसाय से निकाल करके देता है, मान लिया जाए वो कपड़ा कहीं खरीद रहा है और वो अपने जेब का पैसा ना दे करके व्यवसाय का जो पैसा है उसको देता है, खर्च करता है, तो वो आहरण कहलाएगा। ठीक है, आगे इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम चलते हैं दायित्व। दायित्व क्या है? तो दायित्व जो है, व्यापार में व्यापारी अन्य पक्षों से भी सहयोग लेता है। व्यापार में व्यापारी अन्य पक्षों से भी सहयोग लेता है। इनके सहयोग के बिना व्यापार करना संभव नहीं है। अतः व्यापारी को छोड़कर व्यापार में जिन अन्य मदों को, अन्य पक्षों को जो धन चुकानी होती है उस कुल राशि को व्यापार का दायित्व या देय धन कहा जाता है। ठीक है, आपको समझना है कि व्यापार जो है केवल अपने ही पैसे से नहीं होता। व्यापार में कुछ पैसा जो है हमको किसी दूसरे से उधार लेकर के भी व्यवसाय करना पड़ता है, क्योंकि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है और प्रतिस्पर्धा के युग में हर व्यापारी अपने आप को खड़ा रखने के लिए उस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उसको अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रहण करना पड़ता है, नए नए चीज़ों का संग्रहण करना पड़ता है। तो इसके लिए उसको अधिक से अधिक राशि की आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या करता है, किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से या बैंक के माध्यम से या साहूकार के माध्यम से लोन के रूप में, कर्ज के रूप में लेता है और उसको जो है एक निश्चित समय के पश्चात वापस लौटा देता है। तो इस प्रकार जो है उसके द्वारा जो ली गई राशि है जिसको उसको भुगतान करना है वह क्या कहलाएगा, वह दायित्व कहलाएगा। तो दायित्व के बारे में हमने पढ़ा। दायित्व में और दो चीज होती है, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले हम उसके प्रकार को देखते हैं। देखिए, व्यापार में व्यापारी अन्य पक्षों से भी सहयोग लेता है। इनके सहयोग के बिना व्यापार करना संभव नहीं है। अतः व्यापारी को छोड़कर व्यापार में जिन अन्य पक्षों को जो धन राशि चुकानी होती है उस कुल राशि को व्यापार का दायित्व या देय धन कहा जाता है। तो हम जिस राशि का भुगतान करते हैं उस राशि को देय धन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दायित्व को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है। तो दायित्व को कैसे कैसे विभाजित किए हैं? तो पहला है स्थायी दायित्व। स्थायी दायित्व ऐसे दायित्व है, देखो दायित्व को भी तीन भागों में बांटा गया है: स्थायी दायित्व, चालू दायित्व और सहयोगिक दायित्व। ठीक है, तो स्थायी दायित्व क्या है पढ़ लेते हैं पहले। तो व्यापार के ऐसे दायित्व स्थायी दायित्व की श्रेणी में आते हैं जिनका भुगतान एक दीर्घ अवधि के पश्चात किया जाना होता है। दीर्घ अवधि के पश्चात जिनका भुगतान किया जाना होता है उसे क्या बोलते हैं, स्थायी दायित्व कहते हैं। स्थायी दायित्व का मतलब होता है दीर्घ काल में उसका भुगतान करना है। हो सकता है दीर्घ काल की अवधि 2 वर्ष से 5 वर्ष, 5 वर्ष से 10 वर्ष, इस प्रकार से हो सकती है। तो ऐसे दीर्घ काल की अवधि में जो है उसका भुगतान करना है, इसलिए इसे स्थायी दायित्व कहते हैं। जैसे दीर्घ अवधि के ऋण पत्र आदि। यहाँ पर दीर्घ अवधि के ऋण का मतलब होता है लंबे समय के लिए अगर कोई लोन लिए हैं तो उसको जो है स्थायी दायित्व के अंतर्गत शामिल करेंगे। फिर ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या है?
तो ऋण पत्र के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ऋण पत्र जो है ऋण लेने पर कंपनी द्वारा जो है जारी किया जाता है, जिसे ऋण पत्र कहा जाता है। ठीक है, ऋणदाता को ये कंपनी देती है ऋण पत्र। आगे इसमें चैप्टर है कंपनी के बारे में, तो कंपनी के बारे में जब पढ़ेंगे तब इसका पूरा विस्तार से हमको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं चालू दायित्व क्या है। तो चालू दायित्व व्यापार के ऐसे दायित्व जिनका निकट भविष्य में भुगतान आवश्यक होता है। ठीक है, ऐसे दायित्व जिनका भुगतान जो है निकट भविष्य में, निकट भविष्य मतलब हमको जल्दी करना है, लेट नहीं करना है, तो ऐसे दायित्व को क्या कहते हैं? चालू दायित्व कहते हैं। जैसे लेनदार हो गया, बैंक अधिविकर्ष हो गया, देय विपत्र हो गया, अल्पकालीन ऋण आदि। तो लेनदार का मतलब आप समझ गए हैं, पिछले वीडियो में बताया है कि अगर एक ग्राहक है और एक व्यापारी है, व्यापारी अपना सामान ग्राहक को उधार में देता है, तो वो व्यापारी जो है उस ग्राहक का लेनदार हो जाता है। ग्राहक जो है क्या बोलेगा व्यापारी को? लेनदार। और व्यापारी क्या बोलता है? ग्राहक को देनदार। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि व्यापारी के लिए जो ग्राहक है वह पैसा उसको देगा, व्यापारी को देगा, इसलिए देनदार हो गया। जो पैसा हमें देता है वो देनदार, और जो हमसे पैसा लेता है वो क्या हो गया? लेनदार। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको याद करके रखना है। पैसा हमें जो देता है वो देनदार, और हमसे जो लेता है वो लेनदार। ठीक है, अपने को व्यापारी समझ करके आपको समझना है कि मैं व्यापारी हूं और पैसा हमको अगर कहीं से मिल रहा है तो सामने वाला क्या हो गया? देनदार हो गया। और हम अगर किसी को दे रहे हैं तो हमारा जो है वो सामने वाला क्या हो गया? लेनदार हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सहयोगिक दायित्व। सहयोगिक दायित्व का मतलब होता है, अच्छा इसमें एक चीज और है चालू दायित्व में, बैंक अधिविकर्ष, देय विपत्र, अल्पकालीन ऋण आदि। तो बैंक अधिविकर्ष मतलब क्या होता है? बैंक जो है आपके खाते में एक निश्चित रकम होने पर भी आपको उससे अधिक रकम निकालने की सुविधा प्रदान करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बैंक अधिविकर्ष। मतलब आपके खाते में अगर पैसा भी नहीं है तो भी बैंक आपको जो एक निश्चित राशि निकालने की, आहरण करने की सुविधा प्रदान करती है। ये उन व्यापारियों के लिए होता है जिनका जो है बैंक में लगातार लेन देन अच्छा होता है, जिनका साख व्यापार में साख और बैंक में साख जो है अच्छा होता है, उनको यह सुविधा प्रदान की जाती है बैंक द्वारा। ठीक है, देय विपत्र के बारे में हम आगे चलेंगे। और अल्पकालीन ऋण मतलब कम समय के लिए जो ऋण होता है उसे क्या कहते हैं? अल्पकालीन ऋण कहते हैं, जिनका भुगतान जल्दी करना होता है। ठीक है, उसके बाद है सहयोगिक दायित्व। सहयोगिक दायित्व क्या होता है? तो ऐसे दायित्व जो भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं, उन्हें संभाव्य या संयोजित या आकस्मिक दायित्व कहते हैं। ऐसे दायित्व जो भविष्य में उत्पन्न हो सकते, भविष्य मतलब आने वाले समय में उत्पन्न हो सकते हैं। अचानक से कभी कभी ऐसा होता है, व्यापार करते रहते हैं, कुछ न कुछ चीजें ऐसे होती है जो अचानक से खर्चा हो जाती है। तो अचानक से खर्च होने वाले जो दायित्व हैं, खर्च होने वाली जो चीजें हैं, तो वो ऐसी स्थिति में होती है जब हम सोचे नहीं रहते, तो उसे क्या कहते हैं? आकस्मिक कहते हैं। आकस्मिक का मतलब है अचानक हो जाना। संयोगिक मतलब संयोग से। ठीक है, तो ऐसे दायित्व जो भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं उन्हें संभाव्य या संयोजित या आकस्मिक दायित्व कहते हैं। जैसे भुनाए गए विपत्रों पर दायित्व, न्यायालय के लंबित प्रकरण, क्षतिपूर्ति दावे आदि। ठीक है, भुनाए गए विपत्र का भुनाना मतलब विपत्र को बैंक से बट्टे पर उस विपत्र को दे करके बैंक से जो है पैसा लेना। बट्टे पर पैसा लेना को भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। बट्टा मतलब कटौती होता है, तो कटौती भी दो तीन प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं संपत्ति। संपत्ति जो है व्यापार की ऐसी वस्तुएं जो व्यापार के संचालन में क्या करती है? सहयोग प्रदान करती है। व्यापार की ऐसी वस्तुएं जो व्यापार के संचालन में सहयोग प्रदान करती है क्या कहलाती है? संपत्ति कहलाती है। संचालन में सहयोग प्रदान करती है क्या कहलाती है? अमूर्त में चलते हैं।
देखिए, अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति का मतलब होता है व्यापार के लाभार्जन में ऐसी संपत्तियों का भी सहयोग प्राप्त होता है जिन्हें ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, अमूर्त संपत्ति कही जाती है। आ रहा है समझ में? ऐसी संपत्ति है जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते, क्या कहलाती है? अमूर्त संपत्ति कहलाती है। ऐसे संपत्तियों को भी क्या होता है? व्यापार के लाभार्जन, लाभ अर्जन करना मतलब लाभ प्राप्त करने में क्या होता है? उनका सहयोग होता है। तो व्यापार के लाभार्जन में ऐसी संपत्तियों का भी सहयोग प्राप्त होता है जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना छू ही सकते हैं, है ना? वो क्या कहलाएंगे? अमूर्त संपत्ति कहलाती है। जैसे हो गया ख्याति। ख्याति का मतलब होता है व्यापार की प्रतिष्ठा को क्या कहते हैं? हम ख्याति कहते हैं। व्यापार की प्रतिष्ठा क्या कहलाती है? ख्याति कहलाती है। आप देखे होंगे, आप जाते होंगे तो बहुत आपके शहर पे बहुत सारे दुकान होते होंगे। उन दुकानों में से कोई कोई दुकान ऐसा होता होगा जहां पर कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा संख्या में जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसी प्रकार का अन्य और जो व्यवसाय होते हैं, अन्य और दुकानें होती हैं, उन पर कस्टमर उतनी संख्या में नहीं जाते। तो वह उस व्यापार की, उस दुकानदार की वह ख्याति है जिसके कारण वहां पर जो उस कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, वो अधिक संख्या में जाते हैं। हो सकता है उसके पीछे का कारण कुछ हो सकता है उसके पीछे उसका व्यापार में जो है ईमानदारी हो, कार्य कुशलता हो, वो अच्छा सामान प्रदान करता हो, रेट अच्छा लगाता हो, व्यवहार कुशल हो, आदि बातें जो है किसी भी व्यापार को आगे ले जाने में बहुत अधिक सहायक होती है। ठीक है, और वही जो है आगे चल करके उसके ख्याति प्रसिद्धि में बदल जाती है। ठीक है, तो व्यापार की प्रतिष्ठा को हम क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। और ख्याति व्यापार की क्या होती है? अमूर्त संपत्ति होती है। इससे भी हमको क्या होता है? लाभ प्राप्त करने में सहयोग मिलता है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम आगम में। आगम क्या है? तो आगम जो है व्यापारिक क्रियाओं के प्रतिफल स्वरूप व्यापार को प्राप्त होने वाली धन राशि को आगम कहते हैं। व्यापारिक प्रतिक्रिया के फल स्वरूप कहने का मतलब है कोई भी व्यापारी जो लेन देन करता है उसके फल स्वरूप क्या मिलता है? उसको धनराशि मिलती है, और वही धनराशि क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। मतलब जो भी लेन देन हुआ उसमें जो है जो भी धनराशि उसको प्राप्त होती है वही धनराशि को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जैसे माल के विक्रय से प्राप्त राशि, माल का विक्रय हो रहा है तो उससे जो भी राशि प्राप्त होगी वह क्या कहलाएगी? आगम कहलाएगी। सेवाओं के विक्रय से प्राप्त राशि आदि, तो जो भी सेवा हम प्रदान करते हैं कस्टमर को, ग्राहक को, तो उससे जो भी हमको आय प्राप्त होता है वह क्या कहलाएगी? आगम कहलाएगी। ठीक है, सेवा का मतलब आप समझ गए हैं। सेवा जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक नाई भी अपनी दुकान में कोई सामान का लेन देन नहीं करता। नाई क्या करता है? वह आप नाई के पास जाते हैं तो आपका जो है वह बाल काट देता है, दाढ़ी बना देता है, तो वो अपनी क्या कर रहा है? वो सेवा प्रदान कर रहा है, ना कि आपको किसी वस्तु का लेन देन कर रहा है। ठीक है, तो सेवा के बदले में हम उस नाई को क्या देते हैं? कुछ धनराशि देते हैं, पैसा देते हैं। ठीक है, तो वह भी एक प्रकार का क्या है? सेवा है। उसी प्रकार शिक्षक है। शिक्षक के पास आप ट्यूशन के रूप में जाते हैं तो शिक्षक क्या करता है? आपको पढ़ाता है और उसके बदले में आप क्या देते हैं? धनराशि देते हैं, ट्यूशन अगर करते हैं तो। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? सेवा है। वकील के पास जाते हैं तो भी वकील भी आप केस लड़ेगा तो उसके बदले में आपसे क्या लेगा? पैसा लेगा। बिना पैसे का लड़ेगा क्या? नहीं लड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको चेक कर देता है और कुछ दवा लिख करके दे देता है। तो डॉक्टर आपको कुछ सामान थोड़ी नहीं दे रहा है, आपको डॉक्टर अपनी सेवा दे रहा है और उस सेवा के बदले में आपसे पैसा ले रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं? आगम कहलाती है। ठीक है, व्यवसाय के दिन प्रतिदिन की व्यावसायिक क्रियाओं से आगम की उत्पत्ति होती है। इसकी आवृत्ति बार बार होती है। देख लो, व्यवसाय के दिन प्रतिदिन की व्यावसायिक क्रियाओं से क्या होती है? आगम की उत्पत्ति। आगम मतलब हमारे पास धनराशि जो है हमेशा आती रहती है, और इसकी आवृत्ति मतलब इसका जो है बार बार आना
होता है, ठीक है। आवृत्ति बार बार होती है, बार बार होते रहता है यह चीजें। खर्च, देखिए खर्च क्या है? खर्च का मतलब होता है हमारे द्वारा व्यवसाय में कोई भुगतान किया गया है, भुगतान मतलब व्यवसाय के लिए कोई भुगतान करना क्या कहलाता है? खर्च कहलाता है। देखो व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने के लिए, व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान खर्च कहा जाता है। कोई भी भुगतान करेंगे लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? खर्च कहते हैं। जैसे संपत्ति, माल अथवा सेवाओं का चुकाया गया मूल्य ही खर्च है। संपत्ति, माल और सेवाओं का चुकाया गया मूल्य क्या कहलाएगा? खर्च कहलाएगा। खर्च दो भागों में बांटा जा सकता है। खर्च कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिए कौन कौन से दो भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला जो है वह है पूंजीगत खर्च। पहला क्या है? पूंजीगत खर्च। हमको समझना है पहला क्या है? पूंजीगत खर्च है। तो पूंजीगत खर्च क्या होता है? तो पूंजीगत खर्च और आयगत खर्च को हमको समझना है। पूंजीगत खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो स्थायी संपत्ति को खरीदने, लाने व उसकी स्थापना में किया गया खर्च पूंजीगत खर्च कहा जाता है। समझना है आपको कि स्थायी संपत्ति को खरीदने में, उसको लाने में और उसको स्थापित करने में जो भी खर्चा आता है वो क्या कहलाता है? इस पूंजीगत खर्च कहलाता है। जैसे मान लिया जाए आप व्यवसाय के लिए कोई मशीन खरीद करके ला रहे हैं, तो उस मशीन को किसी स्थान से आप खरीद करके लाएंगे, तो उसको खरीदेंगे पहले, फिर उसको लाएंगे किसी वाहन के माध्यम से, और फिर उसको फिर वहां पर जिस स्थान पर आपको लगाना है उस स्थान पर रखना है, वहां पर आप उसको क्या करवाते हैं? फिट करवाते हैं। तो ये सारा जो खर्चा है मशीन में, जितने भी आपको खर्चे होते हैं शुरू में स्थापित करने में, वो सारा खर्च क्या कहलाएगा? पूंजीगत खर्च कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, पूंजीगत खर्च की आवृत्ति बार बार नहीं होती तथा इनसे व्यापार की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि होती है। देख लो क्या बोल रहा है? पूंजीगत जो भी खर्च है उसकी आवृत्ति क्या होती है? बार बार नहीं होती। बार बार मतलब हमेशा आपको मशीन जैसे खरीद के लाए हो, तो क्या हमेशा मशीन रोज खरीद के लाओगे या हर साल मशीन खरीद के लाओगे? नहीं। अगर आपने किसी व्यवसाय में कोई मशीन लगाया है तो वो मशीन जब तक चल रहा है आप उपयोग करेंगे। अब जब वो मशीन एक समय के पश्चात बेकार हो जाएगा तब आप नई मशीन ला करके उस व्यवसाय में स्थापित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पूंजीगत खर्च जो है बार बार नहीं होती, यह कब होती है, ठीक है। इससे जो है व्यापार की लाभार्जन क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। आगे चलिए, आयगत खर्च। आयगत खर्च क्या है? एक लेखा अवधि में किया गया ऐसा खर्चा जिससे मिलने वाला लाभ उस अवधि तक ही सीमित होता है। एक लेखा अवधि का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। देखिए लेखा अवधि का वर्ष कैसे होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपका कैलेंडर वर्ष जानते हैं आप? कैलेंडर वर्ष का मतलब होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। लेकिन लेखा अवधि जो होती है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है, ठीक है। तो आपको समझना है कि एक लेखा अवधि में किया गया ऐसा खर्च जिससे मिलने वाला लाभ उस अवधि तक ही सीमित होता है, उस अवधि तक ही सीमित होता है, आयगत खर्च कहलाता है, ठीक है। मतलब एक साल में जो भी हम खर्चा करेंगे उसका लाभ भी उसी साल मिलेगा हमको, उससे आने वाला साल में उससे लाभ नहीं मिलेगा उस खर्चे से, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? हम आयगत खर्च कहते हैं। अब देखिए ऐसे व्ययों से भी व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति नहीं बढ़ती, वरन इन व्ययों से लाभार्जन क्षमता को बनाए रखने में मदद मिलती है, ठीक है। लाभार्जन क्षमता को बनाए रखने में इनसे क्या होती है? मदद मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। व्यय। व्यय को देखिए, व्यय क्या है? व्यय मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। आगम हेतु निर्मित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए चुकाई गई धनराशि को व्यय कहते हैं।
क्या बोल रहा है, आगम हेतु। आगम को आप समझ गए हैं, आगम मतलब व्यवसाय में कोई भी जो धन राशि आती है उसे हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। तो आगम हेतु निर्मित की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए चुकाई गई धन राशि को क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। आपको समझना है कि आप माल बेचते हैं तो उससे जो धन राशि आती है उसे आगम कहते हैं। तो माल बेचेंगे उसके पहले हम क्या करेंगे, माल को बनाएंगे, माल को बनाने के पश्चात हम क्या करते हैं, उस माल को बेचते हैं। तो माल को बनाने में क्या होता है, जो भी हमको खर्च आती है, जो भी हम पैसा चुकाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम व्यय कहते हैं। ठीक, जैसे कच्चे माल का क्रय मूल्य, क्रय विक्रय पर दिया गया भाड़ा, ईंधन, किराया, ब्याज आदि। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, व्यय के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम चलेंगे क्या, आय के बारे में पढ़ेंगे। तो आय क्या है, आय मतलब आय आगम तथा व्यय की अंतर राशि ही क्या कहलाती है, आय कहलाती है। आगम तथा व्यय की अंतर राशि क्या कहलाती है, चलिए चलते हैं। अब हम आय पर चलते हैं। आय जो है क्या है, आगम तथा व्यय की अंतर राशि ही क्या कहलाती है, आय कही जाती है। आगम तथा व्यय की अंतर राशि क्या कहलाती है, आय कहती है। समझना है आपको, जो पैसा हमारे पास आ रहा है और जितना हमने खर्च किया उसके बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, आय कहलाता है। हमने जितना खर्चा किया है किसी वस्तु को बनाने के लिए और उसको बेचने से हमारे पास जितना राशि आ रहा है, उन दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, आय कहलाता है। ठीक है, इसको लाभ के रूप में भी जान सकते हैं आप। अर्थात कुल आगम राशि से किए गए कुल व्यय की राशि को घटा देने के बाद प्राप्त अंतर राशि ही आय है। इसे हम निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए कैसे व्यक्त किया है, ये है आय बराबर आगम माइनस व्यय। आय बराबर क्या है, आगम माइनस व्यय। ठीक, आय बराबर आगम माइनस व्यय। चलिए आगे चले। फिर उसके बाद है हानि। हानि क्या है, तो हानि को हमको समझना है। किसी व्यवसाय में हानि दो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होती है। एक तो यह एक निश्चित अवधि में व्यवसाय के व्ययों का आगम पर आधिक्य को सूचित करती है। उदाहरण के लिए देखिए, किसी व्यवसाय की एक विशेष अवधि कुल आगम 50,000 है। कुल आगम कितना है, 50,000, और कुल व्यय कितना है, 60,000 रुपये। तो हमारे पास बचा कितना, 10,000। बचा कहाँ, आगम मतलब हमारे पास आया कितना, 50,000, और व्यय कितना हो गया, 60,000। तो हमको 10,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, वही क्या है, हमारी हानि है। दूसरे अर्थ में व्यवसाय की संपत्ति का दुर्घटना में नष्ट हो जाना, चोरी हो जाना और आदि जो कारण है जो जिससे हमको हानि होती है उसको क्या बोलते हैं, हम नुकसान होता है उसको हम हानि कहते हैं। ठीक है, हानि का मतलब समझ गए कि आपकी जो आगम की राशि है वो कम हो जाएगी और व्यय की राशि क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो वहां पर क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं किसमें, चलिए अब हम चलते हैं किसमें, लाभ में। लाभ क्या है, तो व्यावसायिक क्रियाओं के कारण जब आगम व्ययों की तुलना में अधिक है तो अंतर राशि को क्या कहते हैं, लाभ कहा जाता है। आगम अधिक है और व्यय क्या है, कम है, तब उसे क्या कहेंगे, लाभ कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है आप जो सामान बेचे हो उससे जो पैसा मिला है और उस सामान को बनाने में जो खर्च हुआ है, तो खर्च कम हुआ है और पैसा ज्यादा मिला आपको बेचने से, तो वहां उसके बीच
तो जो भी अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा, लाभ। जैसे किसी सामान को आपने 10 रुपये में बनाया, उसको बेचा है 20 रुपये में, तो आपको उसके अंतर के बीच की राशि कितनी है, 10 रुपये। 10 रुपये क्या है आपका लाभ, है ना। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम क्रय या खरीद। क्रय या खरीद क्या है, तो व्यापार हेतु माल खरीदने को हम क्या कहते हैं, व्यापार हेतु हम जब माल खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम ये माल खरीदते हैं तो हम उसे क्रय कहते हैं। ठीक है, व्यापार हेतु माल खरीदने को क्रय कहते हैं। क्रय दो प्रकार का होता है, पहला जो है वो नगद क्रय होता है और दूसरा जो है उधार क्रय। जब माल को हम क्रय करते हैं और उसी समय जब उसकी राशि का भुगतान करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, नगद क्रय। जैसे आप दुकान में जाते हैं, आप पैसा लेकर के जाते हैं और कोई सामान खरीद करके लाते हैं पैसे दे करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, नगद क्रय कहते हैं। ठीक है, और हम जब जाते हैं दुकान में और हम उसे उसका भुगतान उसी समय नहीं करते हैं, हम बोल देते हैं कि कॉपी में नोट कर लेना भैया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उधार क्रय। ठीक है, जब हम उसकी राशि उसी समय भुगतान नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नगद क्रय और उधार क्रय क्या है। आगे चलते हैं विक्रय। विक्रय क्या है, तो व्यापार के करने के उद्देश्य से माल को बेचना। व्यापार करने के उद्देश्य से क्या होता है, माल को बेचना क्या कहलाता है, विक्रय कहलाता है। ठीक है, व्यापार करने के उद्देश्य से माल को बेचना विक्रय कहलाता है। बेचना मतलब आप जाते हैं दुकानदार, तो दुकानदार के पास आप जाते हैं तो आप डिमांड करते हैं कि मेरे को ये साबुन चाहिए या ये सामान चाहिए, तो दुकानदार क्या करता है, आपको वो सामान देता है और आपसे वो बदले में क्या लेता है, पैसे लेता है। ठीक, तो वो दुकानदार क्या कर रहा है, आपको विक्रय कर रहा है। ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं। विक्रय दो प्रकार के हो सकता है, जैसे क्रय दो प्रकार का होता है वैसे विक्रय भी होगा, या तो नगद होगा या तो उधार विक्रय होगा। नगद विक्रय का मतलब है जब जो माल नगद बेचा जाता है उसे नगद विक्रय कहते हैं, तथा जो माल उधार बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं, उधार विक्रय कहते हैं। नगद विक्रय पर माल की कीमत नगद प्राप्त की जाती है, जबकि उधार विक्रय पर क्या होता है, माल का भुगतान तत्काल प्राप्त नहीं होता। मतलब पैसा जो है तुरंत नहीं मिल पाता है, बाद में ला करके वो कस्टमर हमको देता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए स्टॉक, स्टॉक रहतिया या स्कंद। स्टॉक रहतिया या स्कंद क्या होता है, तो स्टॉक रहतिया या स्कंद को हमको जानना है। स्टॉक से ऐसा है किसी विशेष तिथि पर न बिके हुए माल से है, समझ रहे हैं, किसी विशेष तिथि पर न बिके हुए माल से है। मतलब आपके पास क्या होता है, सामान आप लेके आते हैं, उसको बेचते हैं, लेकिन उसमें से कुछ सामान जो है विक्रय से बच जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। व्यापारिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए स्टॉक का मूल्यांकन आवश्यक होता है। स्टॉक के मूल्यांकन के लिए किसी विशेष तिथि पर न बिके हुए माल की कुल मात्रा ज्ञात की जाती है। कुल मात्रा ज्ञात हो जाने के बाद उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। हाँ, तो आपको समझना है स्टॉक क्या है, तो विशेष तिथि पर ना बिके हुए माल को क्या बोलते हैं, हम स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक के मूल्यांकन के लिए किसी विशेष तिथि पर ना बिके हुए माल की कुल मात्रा ज्ञात की जाती है। कुल मात्रा ज्ञात हो जाने के बाद उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः बाजार मूल्य व लागत मूल्य दोनों में से जो भी कम होता है उस मूल्य को ही स्टॉक का मूल्य मान लिया जाता है। ठीक है, बाजार मूल्य और लागत मूल्य जो भी कम, बाजार मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है, इसको भी जानना है हमको। तो बाजार मूल्य मतलब बाजार में उस वस्तु को कितना रेट में विक्रय किया जा रहा है वो उसका बाजार मूल्य हो गया। लागत मूल्य मतलब उस वस्तु को आपने कितने रुपये में खरीद करके लाया है वो क्या हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा, या कितने रुपये में बनाया है वो क्या हो जाएगा, उसका लागत मूल्य हो जाएगा। तो उसमें से जो भी मूल्य कम होता है उसी को हम क्या करते हैं, उसका लागत मूल्य मतलब उसका मूल्य मानते हैं। तो स्टॉक दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्रारंभिक स्टॉक और दूसरा होता है अंतिम स्टॉक। तो प्रारंभिक स्टॉक क्या है, तो प्रारंभिक स्टॉक मतलब वह वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में स्टॉक को प्रारंभिक स्टॉक व अंत में अंतिम स्टॉक कहा जाता है। देखो
कोई भी सामान आप खरीद के ला रहे हैं किसी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, आपने 1 अप्रैल को खरीद के लाया और उसको बेचा, और 31 मार्च की अवधि में जैसे 100 सामान लेके आए थे उसमें से 70 सामान बिक गया, 30 सामान बच गया, तो 30 सामान जो है उस 31 मार्च की अवधि में उसे क्या बोलेंगे, हम अंतिम स्टॉक बोलेंगे। और वही जो 30 सामान जो बचा है वो अगले साल के लिए, अगले साल के फिर प्रारंभ में, मतलब 1 अप्रैल को, अगले साल का 1 अप्रैल को वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक स्टॉक हो जाएगा। आया समझ में? तो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में स्टॉक को प्रारंभिक स्टॉक और अंत में अंतिम स्टॉक कहा जाता है। अर्थात चालू वर्ष के अंत में न बिके हुए माल को क्या बोलते हैं, अंतिम स्टॉक। आपको समझना, चालू वर्ष के अंत में न बिके हुए माल को अंतिम स्टॉक कहते हैं, व आगामी वर्ष के प्रारंभ में इसी माल को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक स्टॉक कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं, देनदार को समझते हैं। देनदार क्या होता है? तो देनदार को समझने के लिए देखिए, देनदार है, देनदार ऐसा व्यक्ति, फर्म या संस्था जो माल अथवा सेवाओं का मूल्य नगद नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति, फर्म या संस्था जो माल अथवा सेवाओं का मूल्य क्या होता है, नगद नहीं देता है तथा सॉरी व्यापार का देनदार ऋणी या अधमर्ण कहलाता है। देखो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति, फर्म या संस्था जो माल अथवा सेवाओं का मूल्य नगद नहीं देता है। कुल मिलाकर के आप देखोगे तो वो उधार लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, देनदार कहलाता है। वह व्यक्ति भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकता है, फर्म मतलब कोई व्यवसाय करने वाला फर्म भी हो सकता है, और कोई संस्था भी हो सकता है जो वस्तुओं का या सेवाओं को उधार में खरीद रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, देनदार कहते हैं। तो व्यापार का देनदार ऋणी भी इसी को कहते हैं, या उसको और क्या बोला जाता है, अधमर्ण भी कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में व्यापार का कर्जदार अथवा ऋणी व्यापार का देनदार कहलाता है। आप स्पष्ट हो गया होगा? ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं प्राप्यताएं। प्राप्यताएं क्या है? तो किसी व्यवसाय में देनदारों तथा विपत्रों से प्राप्त होने वाली राशि को ही क्या कहते हैं, प्राप्यताएं कहते हैं। विभिन्न किसी व्यवसाय में देनदारों तथा विपत्रों से प्राप्त होने वाली राशि को ही क्या कहते हैं, प्राप्यताएं कहते हैं। समझ में आया? मतलब देनदार उधार में लेकर के गया हमसे और वो हमको ला करके राशि लौटा रहा है, तो हमारे लिए वो क्या है, प्राप्ति है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, प्राप्यताएं। विपत्रों से प्राप्त होने वाली राशि, कोई विपत्र है उसके बदले में हमको राशि मिलता है, तो उसे भी क्या कहते हैं, प्राप्यताएं कहते हैं। विपत्र क्या है, इसको भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। विपत्र मतलब होता है 2 प्रकार के विपत्र, एक तो देय विपत्र है, प्राप्त विपत्र। देय विपत्र का ये जब कोई व्यक्ति या संस्था या फर्म उधार माल लेकर के जाती है किसी व्यापारी से, तो व्यापारी क्या करता है, उस व्यक्ति, संस्था या फर्म के नाम से एक नोट तैयार करता है, जिसमें उसमें लिखा रहता है कि मैं जो है इस अमुक राशि जो है इतने तारीख तक इनको भुगतान कर दूंगा। उसमें जो है उस व्यापार जो ग्राहक होता है उससे उसमें सहमति ले ली जाती है, वही उसको व्यापारी क्या करता है, प्राप्य विपत्र के रूप में रखता है। ठीक है, और देय विपत्र उसके लिए देय विपत्र हो गया, जो ग्राहक है जो दे रहा है उसके लिए वह देय विपत्र हो गया, और पाने वाले के लिए वह प्राप्य विपत्र हो गया। इसके बारे में और विस्तार से इसकी परिभाषा सहित हम आगे पढ़ेंगे, विपत्रों के बारे में, विपत्रों का भुगतान, विपत्रों का निर्वचन आदि बहुत सारे हैं, इसमें टॉपिक है। तो आगे हम जब विपत्र का जब चैप्टर शुरू करेंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतने ही समझिए। फिर है लेनदार। लेनदार मतलब क्रेडिटर, देनदार मतलब डेब्टर। आपको इंग्लिश के शब्दों को भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके आपको जैसे ही आप कॉलेज में घुसेंगे तो कॉलेज में आपको क्या होता है, जो भी क्वेश्चन है वो इंग्लिश में बहुत सारे मतलब इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहता है, उसको आपको इंग्लिश के शब्दों को याद रखना पड़ेगा, तब जा करके आपसे वो क्वेश्चन जो है इस सरल तरीके से बन सकता है।
ठीक है। तो हमको जो है ये हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी याद रखना, इंग्लिश के शब्दों को, ठीक है। तो लेनदार मतलब क्रेडिटर, ऐसे व्यक्ति, फर्म या संस्था जिसे माल अथवा सेवाएं उधार प्राप्त की जाती है। ऐसे व्यक्ति, फर्म या संस्था जिससे क्या होता है, माल या सेवाएं क्या की जाती है, उधार प्राप्त की जाती है। व्यापार का लेनदार या ऋणदाता या उत्तमर्ण कहलाता है। उसको अर्थमर्ण कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, उत्तमर्ण। लेनदार को क्या बोलते हैं, उत्तमर्ण, ठीक है। मतलब ऐसा व्यक्ति, फर्म या संस्था जिससे माल अथवा सेवाएं उधार प्राप्त की जाती है, क्या कहलाता है, उत्तमर्ण या लेनदार या ऋणदाता कहलाता है। व्यापार में ऐसे व्यक्ति का स्थान उत्तम होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, उत्तमर्ण कहते हैं, ठीक है। उत्तमर्ण को याद करने के लिए आपके पास यहाँ पर है, उत्तम होता है इनका स्थान, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, उत्तमर्ण कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देयताएं, देयताएं मतलब पेबल्स, किसी व्यवसाय के लेनदारों को दी जाने वाली राशि, किसी व्यवसाय के लेनदारों को दी जाने वाली राशि तथा स्वीकृत किए गए विपत्रों, देय विपत्र पर देय राशि ही संयुक्त रूप से देयताएं कही जाती है। समझ में आया? किसी मतलब आपको जिन लेनदारों को आपको भुगतान करना है वह राशि क्या कहलाएगी, देयताएं कहलाएगी। क्लियर हो गया? या जिन विपत्रों के भागों को देना है, देय विपत्र है तो आपको देना पड़ेगा राशि को, तो वो जो है क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, देयताएं कहलाएगी, ठीक है। तो देयताओं का आशय व्यवसाय द्वारा बाह्य व्यक्तियों को भुगतान करने से है। जब हम माल उधार खरीदते हैं तो विक्रय करने वाले व्यक्ति को लेनदार कहते हैं, ठीक है। जब हम माल क्या करते हैं, उधार खरीदते हैं तो विक्रय करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है, लेनदार कहलाता है। कुछ लेनदार उधार विक्रय के बदले विपत्र लिखते हैं। ये देखिए बल लिखा है कि कुछ लेनदार उधार विक्रय के बदले में क्या लिखता है, विपत्र लिखता है। देखिए देयताओं का आशय व्यवसाय द्वारा बाह्य व्यक्तियों को भुगतान करने से है। जब हम माल उधार खरीदते हैं तो विक्रय करने वाले व्यक्ति को लेनदार कहते हैं। कुछ लेनदार उधार विक्रय के बदले विपत्र लिखते हैं जिस पर हम भुगतान करने की स्वीकृति देते हैं। जैसे हम क्रेता हैं तो हम वो लेनदार क्या करेगा, लेनदार मतलब विक्रेता हमको एक विपत्र लिख देगा। वो आपके बारे में अगर नहीं जानते रहेगा तो विपत्र लिखा, क्यों, क्योंकि आपके भुगतान करने की क्षमता को नहीं जानते रहेगा। हो सकता है आप उससे उधार में माल खरीदें और उसके पैसा को न दें, तो इस स्थिति में वो जो लेनदार है, वो जो विक्रेता है, वो क्या करेगा, अपना जो हानि है उससे बचने के लिए क्या करता है, एक विपत्र लिख देता है जिसमें क्रेता से क्या कर लेता है, स्वीकृति ले लेता है, ताकि अगर कल के डेट में आप भुगतान नहीं करेंगे उसके पैसे का तो उसके वो जो है उस विपत्र के माध्यम से आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर उस राशि को वसूल सकता है। इसलिए जो है विपत्र लिखता है, ठीक है, और उसमें जो है क्रेता को स्वीकृति देनी पड़ती है, ठीक है। इन्हें देय विपत्र कहा जाता है। जब हम उसमें स्वीकृति देते हैं, हम क्रेता हैं और हम उसमें स्वीकृति देते हैं तो हमारे लिए वो क्या हो गया, देय विपत्र हो गया। लेकिन विक्रेता उस स्वीकृति देकर के हमने दे दिया विक्रेता को, तो विक्रेता प्राप्त किया, इसलिए विक्रेता के लिए वह क्या हो गया, प्राप्य विपत्र हो गया, ठीक है। तो देय विपत्रों की देयताएं कहा जाता है। देय पत्र को क्या कहा जाता है, देयताएं कहा जाता है। इनके चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के परिभाषिक शब्दावली को हम और विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये थ्योरी सेक्शन है, थ्योरी सेक्शन को बहुत अच्छे से समझना है, तब जाकर के आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी होगी। तो हम अभी क्या है, इस पीडीएफ के माध्यम से अभी पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे। अभी क्योंकि ये भी जो है पुस्तक के माध्यम से इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये थ्योरी सेक्शन है,
इसमें आपको एक एक चीज को समझाना पड़ता है। एक चीज समझाने के बाद एक एक चीज समझ जाएंगे जब, तब हम जो है प्रैक्टिकल में पहुंचेंगे, मतलब गणितीय की ओर जाएंगे और प्रश्न की ओर जाएंगे, तब जो है आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी और उससे जो है आपका क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी जो है हम अभी केवल इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आगे चलकर जैसे ही हमारा क्वेश्चन शुरू होगा तब हम जो है व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को फिर अगले वीडियो में आप जरूर देखिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है, जो घंटी का जो चिन्ह है, उसको दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आपके लिए बनाया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है,